अतृप्त वासना भाग 7। सुमित्रा देवी की हालत स्थिर बनी हुई थी। 4 दिन हो गए अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल के डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। सुई लगा लगा कर ग्लूकोज भी लगातार चल रहा था, मगर सुमित्रा देवी की हालत में कोई सुधार नहीं था। दरोगा भुजबल सिंह प्रतिदिन आते और डॉक्टर से सुमित्रा देवी का हाल पूछते। अभी तक सुमित्रा देवी कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं थी। वैसे डॉक्टर उनकी स्थिति में सुधार बता रहे थे। देखने पर तो कोई सुधार लगता नहीं था। सुमित्रा के भाई देवीलाल भी अस्पताल में हथियार डाल चुके थे। उन्हें सुमित्रा के ठीक होने की अब कोई उम्मीद भी नहीं थी। सुमित्रा को अस्पताल में रखकर समय और पैसा दोनों ही व्यर्थ करना था। वह भगवान के भरोसे पर सुमित्रा की छुट्टी करना चाह रहे थे। जो होगा घर पर ही हो जाएगा। अस्पताल में शरीर को मिट्टी करने से क्या लाभ। तभी दरोगा भुजबल सिंह अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टरों से सुमित्रा देवी का हाल चाल पूछने के बाद सुमित्रा के वार्ड में पहुंच गए। सुमित्रा देवी अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। पास ही स्टूल पर देवीलाल बैठे थे। देवीलाल को देखकर दरोगा जी ने कहा, कैसी तबीयत है इनकी, कुछ खाया पिया नहीं? दरोगा जी, आई है तब से बेहोश पड़ी है, शरीर का कोई भी होश ही नहीं, तो खाएगी पिएगी कैसे? देवीलाल ने दरोगा जी को देखते हुए कहा, ठीक हो जाएगी, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ। दरोगा भुजबल सिंह ने कहा, क्या ठीक होगी? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। 5 दिन हो गए अस्पताल में लाए, वही हालत बनी हुई है। कुछ सांसें बाकी है जिन्हें पूरा कर रही है। देवीलाल ने कहा, रिपोर्ट में सुधार आया है, डॉक्टर कह रहे थे तबीयत में सुधार हो रहा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। दरोगा जी ने पुनः कहा, मुझे तो कुछ सुधार लगता नहीं है, क्या ठीक होगी? देवीलाल ने दुखी होकर कहा, डॉक्टरों को भी उम्मीद है, इसलिए कोशिश भी कर रहे हैं। अभी मेरी बात हुई थी, रिपोर्ट अच्छी आई है, इसलिए उन्हें ठीक होने की उम्मीद है। दरोगा जी ने कहा, डॉक्टर व्यर्थ में ही मूर्ख बना रहे हैं। 75-80 साल की उम्र है, अब क्या ठीक होगी? जाने के दिन है, अब तो मर नहीं जाएगी। डॉक्टर दिलासा देते ही रहेंगे। देवीलाल ने कहा, जाना ना जाना भगवान के हाथ में है, डॉक्टरों का काम कोशिश करना है, उम्मीद रखो, डॉक्टरों ने कहा है। दरोगा जी ने कहा, अब क्या उम्मीद है दरोगा जी? पैसे और समय दोनों ही व्यर्थ हो रहे हैं। डॉक्टर तो झूठी दिलासा दे रहे हैं और देते रहेंगे। इससे तो अच्छा है छुट्टी करा कर घर ले जाऊं। ठीक तो हो नहीं, घर ही कुछ सेवा कर लेंगे। देवीलाल ने कहा, डॉक्टर कर रहे हैं, 2 दिन और देख लो, अंत में घर तो जाना ही है। दरोगा जी ने कहा, दरोगा जी, अब इलाज के पैसे भी नहीं बचे और कुछ उम्मीद हो तो कहीं से कर्ज भी लूं। उम्मीद की कोई नहीं है तो सर पर कर्ज का बोझ को चढ़ाया जाए। देवीलाल ने कहा, 2 दिन और रुक लो, जहाँ इतना पैसा खर्च हुआ वहाँ 2 दिन और सही। मर गई तो इन 2 दिन का खर्चा मैं दे दूंगा। दरोगा जी ने कहा, दरोगा जी से रुपयों की तो देवीलाल को कोई उम्मीद नहीं, पुलिस के हाथ है। 100 दरोगा जी ने दिखा दिया, मगर पुलिस का भय अवश्य था, इसलिए 2 दिन और अस्पताल में गुजारने का मन बना लिया। अस्पताल में रात हो जाएगी गुजर गई। सुबह सुमित्रा देवी के पलक फड़फड़ाए, होठ भी हिले, जुबान ने भी शब्द बना दिया, पानी। देवीलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई, हृदय में खुशी का गुआर उमड़ने लगा। सर पर हाथ रख कर पूछा, कैसी है सुमित्रा? सुमित्रा की आंखों से कोरों के सारे आंसू लुढ़क गए, आंखें खुलकर बंद हो गई, गले से शांत आवाज निकली, पानी। देवीलाल ने गर्दन के नीचे हाथ लगाकर सुमित्रा देवी को बिठाया। पानी का लोटा सुमित्रा देवी के मुंह से लगा दिया। शायद ही पेट में कुछ पानी गया हो, कुछ होंठों के सहारे ही बह गया। देवीलाल ने गमछा से सुमित्रा देवी का मुंह पोंछकर लिटा दिया। सुमित्रा देवी की फटी आंखें देवीलाल के चेहरे पर जम गई। क्या बात है सुमित्रा, अब तो ठीक है, कुछ खाएगी? देवीलाल ने सुमित्रा के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा। सुमित्रा देवी ने सर हिलाकर मना कर दिया और स्वयं ही करवट लेकर आंखें मूंद ली। सुमित्रा की हालत देखकर देवीलाल पुनः घबरा गया। क्या हुआ सुमित्रा, तू ठीक तो है? सुमित्रा देवी के शरीर में पुनः हरकत हुई, आंखें खोलकर देवीलाल की ओर देखने लगी। तू ठीक है सुमित्रा, कहीं दर्द हो रहा है? देवीलाल ने पूछा। दर्द नहीं, मैं ठीक हूँ, कहते कहते सुमित्रा देवी ने पुनः आंखें मूंद कर करवट ले लिया। मूर्छा से निकलते सुमित्रा देवी के हृदय में खजान सिंह की सूरत जागृत होने लगी। चारपाई पर आराम से बैठे बात कर रहे थे। क्या जरूरत थी बाजार में जाने की? मैंने कितना समझाया था, कई बार मना भी किया था, नहीं माने, बच्चों की तरह जिद करने लगे। मेरा क्या कसूर था? बचपन का प्यार था, कैसे मना करती?
कब तक मना करती। और बाजरा के खेत में कितनी गर्मी कितनी थी उस उम्र में, इतनी गर्मी में बाजरा की खड़ी फसल में जो नहीं होना था वो हो गया। घटना की चर्चा को मैं कैसे सार्वजनिक करती, कैसे बताती। खजान सिंह की लाश बाजरा के बीचों बीच पड़ी है, कैसे बताती। अपना दान बचाना ही मुश्किल हो रहा था, कैसे अंत हुआ बचपन के प्यार का। इससे अच्छा तो मैं भी खजान सिंह के साथ ही मर जाती, मगर कैसे मरती, कलंक तो लगना ही था। ट्यूबवेल की कोठरी पर होते तो मैं ही हल्ला मचा देती, खजान सिंह की मौत की सूचना गांव तक पहुंचा देती, मगर बाजरा के खेत में कैसे जवाब देती लोगों को, कैसे बताती कि खजान सिंह यहाँ क्या करने आए थे। खेत में से उठाकर ट्यूबवेल तक तो मैं ला नहीं सकती थी, वजन ही इतना था। मुर्दे में तो और वजन बढ़ जाता है, तो मैं खजान की लाश को ट्यूबवेल तक कैसे ले जाती, खेत में पड़ी लाश को कैसे सार्वजनिक करती। मेरे ही कारण मेरे जान का अंत हो गया। मालूम नहीं मरने के बाद खजान की लाश का क्या हुआ होगा। घर वालों को मालूम पड़ा होगा कि नहीं, कहीं बाजरा की खड़ी फसल में जंगली जानवर ही न खा जाए। अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े सुमित्रा देवी खजान सिंह के सपनों में खोई हुई थी। बंद आंखों से भी आंसू निकलकर पलकों के सहारे बेड पर टपक जाते। हृदय में एक टीस सी उठती और सुमित्रा देवी बेचैन हो जाती। खजान सिंह की यादें किसी फीचर फिल्म की तरह सुमित्रा देवी की आंखों में तैरने लगी। क्रमशः शेष अगले भाग में।